Morning everyone, welcome in social science class. Dear students, we continue our topics feature of the constitutions, and in this series today we will do the next feature, parliamentary form of government. Parliamentary form of government means the government both at the center and in the state. We adopted this idea, means this form of government from the British constitutions. Or in a parliamentary democracy there is a close relationship between the executive and the legislature. ब्रिटिश पैटर्न जो है, हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का आइडिया लिया, और इसमें क्या होता है बेटा, देयर इज़ अ क्लोज रिलेशनशिप लेजिस्लेचर्स और एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर क्या फंक्शन करती है, इट मेक्स द लॉज, कानून बनाती है, और एग्जीक्यूटिव क्या करती है बेटा, इट इम्प्लीमेंट्स द लॉज। जो कानून लेजिस्लेचर के अंदर यानी कि लोकसभा में बनते हैं, लोकसभा में टोटल जो मेंबर्स होते हैं वो मिलकर कानून बनाते हैं, और फिर इनको कंट्री के अंदर इम्प्लीमेंट कौन करवाता है, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में कौन से मेंबर्स होते हैं, वो भी लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, लेकिन एक सिंगल पार्टी जब मेजॉरिटी प्रूव करती है तो वो क्या बनाती है, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, एक कैबिनेट बनती है, और वो कैबिनेट क्या करती है, एग्जीक्यूट करती है बेटा, जो सबकी सलाह से कानून बने हैं। क्योंकि लोकसभा में जितने भी मेंबर कितने हैं, नियर अबाउट 550 अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन जो है, 550 मेंबर्स जो है वो लोकसभा के एक्टिव मेंबर्स हैं, और उनमें से कुछ मेंबर्स जो है मेजॉरिटी प्रूव करते हैं और वो गवर्नमेंट बनाते हैं। अब वो जो एग्जीक्यूटिव है, ए टीम ऑफ काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर क्या करते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम अमंगस्ट द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर्स, उसी लेजिस्लेचर्स के मेंबर में से ही चुनकर आते हैं। इट होल्ड द ऑफिस, यानी अपने पद पर तब तक कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक वो कॉन्फिडेंस जीतते हैं, यानी कि जो लेजिस्लेचर के अंदर टोटल मेंबर्स हैं वो जब तक उनके लिए एग्री करते हैं, यानी कि जब तक वो कॉन्फिडेंस में रहते हैं, उनके अकॉर्डिंग काम करते हैं, तब तक वो अपनी पोस्ट पर, अपने पद पर बने रह सकते हैं। अगर नो कॉन्फिडेंस जो रेजोल्यूशन होता है वो पास हो जाता है, यानी कि दूसरे मेंबर्स जो लोकसभा के वो कह दें कि हमें जो गवर्नमेंट है उस पर कोई जो है बिलीव नहीं है, इसको डिसॉल्व होना चाहिए। अगर वो जो एलिगेशन है वो प्रूव हो जाता है पार्लियामेंट के अंदर, तो क्या होता है, नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन पास हो जाता है। तब क्या होता है, फिर जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स हैं विद प्राइम मिनिस्टर्स, वो क्या कर देते हैं, रिज़ाइन कर देते हैं। इसलिए इस लाइन में बोला गया है कि इट होल्ड द ऑफिस एज लॉन्ग एज इट कंटिन्यूज टू एंजॉय द कॉन्फिडेंस, जब तक वो विश्वास जीत कर रखते हैं दूसरे मेंबर्स का, तब तक वो अपने पद पर कंटिन्यू कर सकते हैं बेटा। इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ द स्टेट इज़ अ नॉमिनल हेड। अब हेड ऑफ द स्टेट कौन है बेटा, प्रेसिडेंट, और उसको क्या बोला गया है, अंडरलाइन करें इसको पॉइंट को, नॉमिनल हेड, या इसको और भी कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जो है हेड ऑफ द स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट, ठीक है, नॉमिनल हेड। ऑल्दो शी और ही इंजॉयज दी मैनी पावर्स, प्रेसिडेंट के पास सब पावर्स होती हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स भी होती हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स भी होती हैं, लेकिन वो अपनी पावर्स को किसके बिहाफ पर यूज़ करता है, ही यूज्ड हिज पावर्स बाय द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर के साथ मिलकर अपनी पावर्स को, अपने फंक्शंस को रन करता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर होता है बेटा, उसको डायरेक्टली पब्लिक ने चूज़ नहीं किया होता, बल्कि इलेक्टेड मेंबर्स ही प्रेसिडेंट का जो है इलेक्शन करते हैं। ये प्रोसीजर बहुत थोड़ा टिपिकल है,
आप अभी अपनी माइंड में इतना ही रखें, कीप इन योर माइंड कि प्रेसिडेंट is a nominal head and he has so many powers, but he used his powers on the behalf of the councils of ministers and by the prime ministers. नेक्स्ट फीचर है फेडरल एंड यूनिटरी। फेडरल क्या होता है? संघीय, यानी कि पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन द स्टेट एंड द कैपिटल। जब हमने कहा कि हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है, स्टेट गवर्नमेंट भी होती है, तो यानी कि इनका एक फेडरेशन, इनका एक संघ, उसको बोलते हैं फेडरल सिस्टम। इसमें जो पावर्स हैं वो शेयर करता है जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट होती है, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। वो क्या बनाते हैं? सेंटर के अंदर, यानी कि कंट्री के अंदर सरकार बनाते हैं, उन्हें इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं। अब इस यूनियन गवर्नमेंट में जो पावरफुल है प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो फर्दर अपनी पावर को शेयर करते हैं, इसलिए इसको क्या बोला गया है? फेडरल सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम भी बोला गया है, फेडरल सिस्टम भी बोला गया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो भी सिस्टम बोला गया है बेटा। तो अलग अलग जो है इनके नेम्स हैं, बट इनके अंदर जो प्रोसीजर है, जो सिस्टम है, वो सेम है। फेडरल में वही बात है कि गवर्नमेंट जो है बोथ लेवल में है, स्टेट लेवल पे भी है, सेंट्रल लेवल में भी है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो फेडरेशन है, इट इज़ रिटन एंड रिजिड एंड इट डिवाइड्स द पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। यानी कि सेंटर पावरफुल है, प्राइम मिनिस्टर पावरफुल है, बट वो अपने जो हेल्प्स हैं उनके लिए वो क्या करता है? असिस्ट करता है, हेल्प लेता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स, ठीक है। तो इन लोगों की मदद से देश के जो कार्य हैं, डेवलपमेंट वर्क्स हैं, वो किए जाते हैं। अकेला प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं कर सकता। प्राइम मिनिस्टर जो है हेड ऑफ द कंट्री है, रियल हेड बोलते हैं। जैसे प्रेसिडेंट को नॉमिनल हेड बोलते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर को रियल हेड, क्योंकि वो सब पावर्स एक्सरसाइज करता है। वो जो भी पावर्स हैं प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट कोई भी पावर यूज़ करने से पहले वो एडवाइस लेता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर से। तो इनडायरेक्टली पावरफुल कौन हुआ? प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज द मेंबर्स ऑफ काउंसिल मिनिस्टर आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। वो लोगों की आवाज़ होते हैं बेटा। नेक्स्ट है यूनिटरी। इसमें देयर इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। पहले हमने पढ़ा था एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर्स के अंदर जो है बहुत ही क्लोज रिलेशन होता है, क्योंकि एक कानून बनाता है, दूसरा लागू करता है। अब इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या है? कि जुडिशरी बिल्कुल दोनों ऑर्गन से अलग है। वो क्या करती है? वो चेक आउट करती है कि जो कानून बने हैं वो प्रॉपर एग्जीक्यूटिव उसको लागू कर रही है या नहीं कर रही, तो वो इंटरप्रेट करता है, यानी कि क्रॉस चेक करता है डिस्प्यूट्स और जो कन्फ्लिक्शंस हैं कंट्री के अंदर, उनको सेटल्ड करता है बेटा। अकॉर्डिंग इंडिया हैज़ अ फेडरल सिस्टम विद अ डिफरेंस। फेडरल सिस्टम है लेकिन इसमें थोड़ा फ़र्क है। क्यों फ़र्क है? सेंट्रल गवर्नमेंट is also known as a union government. We had already discussed before. It is a powerful that at time it appears that India is a really federation but a unitary state. स्टेट गवर्नमेंट को पावर्स दी हुई है यूनिटरी गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट ने, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ने पावर डिस्ट्रीब्यूट की हैं, लेकिन फाइनल डिसीजंस किसका होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, वो स्टेट के जो भी केसेस हैं, मामले हैं, उनमें इंटरफेयर कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको पावर दी हुई है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट स्टेट के अंदर ही अपनी पावर्स को यूज़ कर सकते हैं। वो सीधे जाके प्राइम मिनिस्टर को ऑर्डर नहीं करते कि वो ऐसा करे या उसने ऐसा क्यों किया, ठीक है।
वो अपने कार्यों के लिए खुद जिम्मेदार है, स्टेट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन सेंटर जो है उसका कंट्रोल है, जितनी भी इंडिया की स्टेट्स हैं उनके सीएम्स हैं, वो अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट के काम करते हैं बेटा। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो जवाबदेह है, रिस्पॉन्सिबल है, लाइबल है फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसलिए इसको यूनिटरी यानी एकात्मक जो है सिस्टम, एक सिस्टम यानी कि एक व्यक्ति सबको चला रहा है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको यूनिटरी स्टेट भी बोला गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज सेवरल फीचर्स ऑफ ए फेडरेशन कंबाइंड विद एलिमेंट्स ऑफ अ यूनिटरी स्टेट। सम पीपल डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ फेडरेशन विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। सो यूनिटरी सिस्टम है, फेडरेशन भी है, फेडरल सिस्टम भी है, इसलिए कुछ लोग इसे क्या बोलते हैं, इंडिया हैज़ ए फेडरेशन, कि भारत एक संघीय सरकार को अपनाए हुए है, उसके पास एक पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। अब डू यू नो में देखें, नेक्स्ट फीचर्स के बारे में डिटेल में बताया हुआ है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ये नेक्स्ट फीचर है। हमने कोई 5 फीचर्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करनी है, तो बहुत सारी हमने पढ़ ली हैं। अब ये पढ़ रहे हैं हम यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल क्या होता है बेटा, सार्वभौमिक, यानी कि कंट्री के जितने भी अडल्ट लोग हैं उनको वोटिंग पावर है। फ्रेंचाइज है, फ्रेंचाइज मीन्स क्या होता है, मताधिकार। इसको हम लिख सकते हैं सार्वभौमिक। सार्व क्या होता है, जो सभी लोग हैं इंडिया के अंदर जो भी रह रहे हैं, चाहे वो अमीर गरीब कोई भी है, ठीक है, पुअर है, रिच है, काला है, गोरा है, वुमेन है, मेन है। सार्वभौमिक वयस्क क्या होता है, जिनकी एज अबव 18 है बेटा, वयस्क उन्हीं को बोलते हैं, मैच्योर। और फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है, मताधिकार। मताधिकार क्या होता है, मत यानी कि अपनी राय, अपनी वोट देने का अधिकार, मताधिकार। नोट कर लें इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। हमारी कंट्री में बेटा ये सिस्टम जो था ब्रिटिशर्स के टाइम भी था, उन्होंने एज रखी हुई थी 21 ईयर्स, ठीक है। लेकिन आज़ादी के बाद जो है आर्टिकल एक 326 था, उसमें इसको मेंशन किया गया है, जो वोटिंग एज है उसको रिड्यूस कर दिया गया, 21 से 18 ईयर कर दिया, कि जितने भी मेन वुमेन हैं लेकिन उनकी एज होनी चाहिए अबव 18। सो ठीक है, हु इज़ एज ऑफ 18 एंड अबव एंटाइटल्ड टू वोट इन द इलेक्शंस। क्लियर, समझ आ गया बेटा क्या होता है, टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए पहले, फिर इसकी डेफिनेशन हम समझेंगे। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स every citizen of India has the power to cast the votes, but he attain the age of 18 and above, यानी कि 18 साल जो है इसकी जो है मिनिमम एज रखी हुई है, और मैक्सिमम इज़ टिल डेथ, जब तक इंसान जितना रहता है वो वोट कास्ट कर सकता है। तो कितनी अच्छी बात है, क्योंकि हमने जो है एक राइट पढ़ा था, ऑल आर इक्वल। तो इस चीज़ को ये फॉलो करते हैं कि वोट किसको वो राइट दिया जाए, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी रेवोल्यूशन इसी के बेस पर हुई थी कि उन कंट्रीज़ में, जैसे फ्रांस का उदाहरण लेते हैं, वहाँ पर लोगों को आज़ादी मिलेगी अपने रूलर से, लुई 16 से, बट उनको जो वुमेन्स थी या लैंडलेस लोग थे, जो गरीब थे, जो टैक्स पेड नहीं करते थे, उनको राइट टू वोट मिला ही नहीं था। तो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग सिस्टम था, लेकिन हमने आज़ादी के बाद एक ही सिस्टम को अडॉप्ट किया। सिर्फ एक कंडीशन रखती कि उसकी जो भी व्यक्ति है उसकी एज 18 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है, वो डिसेबल्ड या मेंटल नहीं होना चाहिए या क्रिमिनल नहीं होना चाहिए। भी डिसेबल्ड भी डाल सकता है, ये नहीं कि जिसकी कोई टांग बाजू नहीं है तो वो नहीं डाल सकते, डाल सकते हैं बेटा, लेकिन वो मेंटली साउंड होना चाहिए। ये नहीं कि वो दिवालिया हो, पागल हो या जेल में बैठा है तो उसको वो जेल वाला कहेगा कि मैं चुनूंगा अपनी सरकार, जबकि वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं कर रहा, वो क्राइम कर रहा है, तो उससे वो अधिकार छीन लिया जाता है
ड्यूरिंग इलेक्शंस। तो एक ही जो है इसमें सिस्टम लिया गया है कि हु अटेन द एज ऑफ 18 ईयर्स एंड अबव है द पावर टू कास्ट द वोट और विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ये भी इम्पॉर्टेंट लाइन है बेटा, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, कलर, क्लास, रिलीजन, जेंडर। ये सारी लाइन अंडर करें, अंडरलाइन को, इस इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट को। वोट कौन कास्ट कर सकता है? सिर्फ 18 ईयर्स और उससे ज़्यादा एज वाले, और उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। किस बेस पर? कास्ट के बेस पर, कि आप ऊंची जाति से हो, छोटी जाति से हो, ठीक है, या कलर के अकॉर्डिंग ही हमारी जो सोसाइटी की डिवीज़न हुई थी, जिसमें वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय बने थे, फिर वो बाद में कास्ट बन गई। ऐसी क्लास, लोअर क्लास, हाई क्लास, यानी कि सोशल स्टेटस, रिलीजन, धर्म के आधार पर, या जेंडर, स्त्रीलिंग और पुरुष जो है, स्त्री हैं या पुरुष हैं, मेल फीमेल के बेस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इट इज़ बेस्ड ऑन इक्वालिटी विच इज़ अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। एक ही सिस्टम लिया गया है इसमें, इक्वालिटी। दिस राइट enables all citizens to be involved in the governments of the country through their elected representatives। जब वो राइट है उनको अपना वोट कास्ट करने का, तो इट मीन्स वो इनडायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव के साथ पावर को यूज़ कर रहे हैं सरकार को चलाने के अंदर, क्योंकि उनकी इच्छा से वो लोग बने हैं, इलेक्ट हुए हैं, इलेक्शन जीत कर उन्होंने सरकार बनाई है। अब वो जो लोग जिन्होंने उनको वोट दिया है, वो उनके लिए क्या है बेटा? रिस्पॉन्सिबल। वो उनके कार्यों से मुकर नहीं सकते, जहाँ उनकी बात इग्नोर नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि उन लोगों ने उनको क्या दिया है? वोट। और वोट की इतनी पावर होती है बेटा, देखो, सिंगल सिटीजनशिप इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में यह भी एक बेस्ट फीचर है कि एक ही सिंगल सिटीजनशिप है। वी आर इंडियन। चाहे हम किसी भी रीजन से, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, हमें सिर्फ एक ही नागरिकता मिली हुई है। वो क्या पहचान है हमारी? कि वी आर इंडियन। अमेरिका के अंदर ऐसा नहीं है, अमेरिका के अंदर डबल सिटीजनशिप है। वहाँ स्टेट के लोगों को अलग से स्टेट लेवल पर सिटीजनशिप लेनी पड़ती है, और यूएसए के अंदर जो यूनाइटेड स्टेट है वहाँ पर उन्हें अलग सिटीजनशिप लेनी पड़ती है, यानी कि वहाँ पर दोहरी नागरिकता है। बट इंडिया अडॉप्टेड सिंगल सिटीजनशिप, देयरफॉर एवरी इंडियन सी रिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस, यानी कि किसी भी स्थान पर रहता हो, ही और शी बिलोंग्स, बट इट इज़ नॉन एज he is she known as citizen of India। there is no citizenship in the name of all states। स्टेट के बेस पर उनकी एक पहचान की जा सकती है, लैंग्वेज के बेस पर उनकी पहचान की जा सकती है, बट ठीक है, उनकी एक ही सिटीजनशिप रहती है। सब क्या कहते हैं कि हम भारतीय हैं, चाहे वो गुजराती हो, पंजाबी हो, मराठी हो, बहुत सारी लैंग्वेज जो है बोलता हो, तो लैंग्वेज के बेस पर उनको जाना जा सकता है। जो पंजाबी बोलते हैं उनको कहते हैं भाई ये तो पंजाबी हैं, पंजाब से आए हैं। जो मराठी हैं भी महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, गुजराती हैं वो गुजरात से बिलोंग करते हैं। तो ये उनकी रीजनल लैंग्वेज की वजह से उनकी आइडेंटिफिकेशन हो गई, बट वो सिटीजन क्या है? इंडियन। सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियस सिस्टम लास्ट टॉपिक रह गया हमारा इस चैप्टर का बेटा, लास्ट फीचर है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, जो हमारी न्यायिक प्रणाली है, जो न्याय व्यवस्था है, वो ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी सुप्रीम कोर्ट से लेकर अगर हम किसी गांव की पंचायत की बात करें तो वहाँ तक एक ही सिस्टम है। यानी कि सबसे लोअर कोर्ट कौन सी है अपनी कंट्री के अंदर? जो रूरल लेवल पर पंचायत चुनी जाती है, क्योंकि पंचायत को भी क्या बोला जाता है? भगवान का रूप। कि वो जो 5 मेंबर होते हैं वो न्याय करते हैं, और वो न्याय जो है बिना पार्शियलिटी के करते हैं, इसलिए उनको भगवान बोला जाता है। तो सबसे निचले लेवल पर हमारी आ जाती हैं पंचायत। उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी 2 टाइप की होती है, अगले जो नेक्स्ट चैप्टर्स के हम अंदर इनको पढ़ेंगे।
डिस्ट्रिक्ट में एक क्रिमिनल कोर्ट होती है, एक रेवेन्यू कोर्ट होती है बेटा, ठीक है, जिसमें सिविल कोर्ट आ जाता है, क्रिमिनल कोर्ट आ जाता है। फिर उसके ऊपर होती है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से ऊपर होती है सुप्रीम कोर्ट, जिसे हाईएस्ट अपेक्स भी बोलते हैं बेटा। 6th में आपने पढ़ा था ये सिस्टम कि हाईएस्ट अपेक्स कौन सी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये ऊपर से लेके नीचे तक और नीचे से लेके ऊपर तक जो इसको रन करने का सिस्टम है वो सेम है, इसलिए इसको सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम बोला जाता है। इंडिया हैज़ ए इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम अनलाइक द जुडिशियल सिस्टम ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। हम यूनाइटेड स्टेट की बात कर रहे हैं, उसको छोड़कर अनलाइक जुडिशियल सिस्टम डू नॉट हैव सेपरेट फेडरल एंड स्टेट कोर्ट्स। वहाँ पर कोई अलग सेपरेट कोर्ट्स नहीं है जैसे हमारी कंट्री में है, लेकिन उनका जो सिस्टम है वो एक है। द एंटायर जुडिशरी इज़ वन हायरार्की ऑफ द कोर्ट्स, यानी कि हायरार्की क्या होता है, उत्तराधिकारी, यानी कि हाई कोर्ट से लेकर नीचे तक जो सिस्टम है वो एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लाइबल है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड द हाई कोर्ट्स फॉर्म ए सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल स्ट्रक्चर विद जुरिस्डिक्शन ओवर ऑल लॉज। इन्होंने अपने जो एरियाज़ हैं, जुरिस्डिक्शन क्या होता है, क्षेत्राधिकार। अब जो गांव का सरपंच है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के मामले नहीं सॉर्ट आउट करेगा, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो जजेस हैं वो हाई कोर्ट के मामलों को नहीं सॉर्ट आउट करेंगे। ऐसे ही आगे सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीजर है, यानी कि उनको पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि आपने, ये आपका जुरिस्डिक्शन है, ये आपका क्षेत्राधिकार है, इसी के अंदर रहकर आपने लोगों के जो डिस्प्यूट्स हैं वो सॉर्ट आउट करने हैं, लोगों को जस्टिस देना है, पीस देना है। तो दीज आर द सम ड्यूटीज़ परफॉर्म बाय द हायर कोर्ट टू द लोअर कोर्ट बेटा। द हाई कोर्ट हैव द राइट ऑफ सुपरविजन ओवर द सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। हाई कोर्ट के नीचे जो हमने अभी बात की थी, सिविल कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट्स या जो पंचायतें वगैरह हैं, तो ये सब जो है इनको सुपरवाइज़ करती है हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट को कौन सुपरवाइज़ करता है, सुप्रीम कोर्ट। इंडिया हैज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब हमारी जो जुडिशरी की मेन फीचर है वो क्या है, इंडिपेंडेंट। जज किसी के दबाव में नहीं रहते कि उसके सामने एक अमीर आ गया, एक गरीब आ गया तो अमीर की फेवर में अपना डिसीजन सुनाएगा, नो। उसके सामने एक तरफ प्राइम मिनिस्टर है और एक तरफ आम व्यक्ति है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो उसका क्राइम बनता है वैसे ही उसको पनिशमेंट मिलती है। तो वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, किसी के प्रेशर में काम नहीं करती बेटा, ना ही वो एग्जीक्यूटिव के प्रेशर में काम करती है, ना ही लेजिस्लेचर के प्रेशर में करती है, तो उनके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता। ही इट वाज फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव और द लेजिस्लेचर। द जजेस आर अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिफिकेशंस। क्यों प्रेशर नहीं होता, द मेंबर्स ऑफ दिस सिस्टम्स इज़ अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिफिकेशन। वो इलेक्टेड नहीं होते कि वो चुने हुए हैं, वो क्या हैं, नियुक्त किए हुए हैं, अपॉइंट किए हुए हैं, और वो अपनी एजुकेशन के बेस पर, अपनी क्वालिफिकेशन के बेस पर उस पोस्ट तक पहुंचते हैं बेटा। बट दे कैन नॉट बी इजीली रिमूव्ड बाय द एग्जीक्यूटिव। उनको आसानी से हटाया नहीं जा सकता, उनके लिए भी एक प्रोसीजर है, इट इज़ फॉलोड अबाउट एंड विच यू विल रीड इन चैप्टर 20 ऑन जुडिशरी। तो इनको हटाने का भी एक प्रोसीजर है पार्लियामेंट के अंदर बेटा, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटी आर आल्सो द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये भी हमारे फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे अधिकार हैं, हमारे कर्तव्य हैं, जहाँ राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को भी कुछ जो है कानूनों का पालन करना पड़ता है, उसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर आल्सो बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया दैट प्रेस्क्राइब द फंडामेंटल ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशंस क्या होते हैं, ऑब्स्टेकल्स, प्रॉब्लम्स of the state of to its citizens and the duties of the citizens to the state।
वी शैल बी लर्निंग अबाउट दीज वाइटल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द नेक्स्ट चैप्टर। हम इनके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे बेटा, तो वहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे। कीवर्ड्स आपने नोट कर लेने हैं। ड्राफ्ट है, देखो इसमें ड्राफ्ट क्या आता है, इट इज़ अ डिज़ाइन ए प्रिलिमिनरी फॉर्म ऑफ राइटिंग सब्जेक्ट टू रिवीजन और रिव्यू। किसी भी चीज़ को, पॉलिसी को या लॉ को रिवाइज करना है या रिव्यू करना है तो उसके लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। गवर्नेंस क्या होता है, मेथड्स और सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का एक सिस्टम है, यानी कि किस तरीके से गवर्नमेंट रूल करती है। हेरिडिटरी क्या होता है बेटा, पासिंग फ्रॉम पेरेंट्स टू दियर सिबलिंग्स या ऑफस्प्रिंग, यानी कि पेरेंट्स से जो भी ट्रांसफ़र होता है बच्चों को, वो सिस्टम होता है हेरिडिटरी सिस्टम। जैसे राजा का पद जो है राजा के बच्चों को ही मिलता है, पड़ोसियों को नहीं दिया जाता। इसको कहते हैं हेरिडिटरी असेंडिंग द थ्रोन सिस्टम बेटा। ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है, एक्सटेंट ऑफ द पावर टू मेक लीगल डिसीजंस एंड जजमेंट। पावर की एक्सटेंशन है कि आप अपनी पावर को किस हद तक यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जो पंचायत का हेड है, सरपंच, वो गांव के अंदर ही अपनी पावर यूज़ कर सकता है, दूसरे गांव में जाकर इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो उसका ज्यूरिसडिक्शन क्या हुआ, उसका अपना विलेज। इसी तरह हमारी फैमिली है, हम अपनी फैमिली के अंदर अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकते हैं। हमारा वो क्या है, ज्यूरिसडिक्शन, हमारा क्षेत्राधिकार है। लेकिन हम पड़ोसियों के घर में जाके अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या होता है, ज्यूरिसडिक्शन, एक पर्टिकुलर एरिया जिसमें आपको पावर दी गई भी, आप इसमें काम करो, आपको ये पावर है। नॉन जस्टिकेबल, ये प्रियम्बल के अंदर आया था कि प्रियम्बल जो है साउल है कॉन्स्टिट्यूशन का, एंड नॉन जस्टिकेबल। जस्टिकेबल मीन्स मैटर्स दैट कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय कोर्ट, कि ऐसे मामले जिनको कोर्ट के अंदर नहीं ले जाया जा सकता, नॉन जस्टिकेबल। ठीक है, ये चैप्टर आपका ओवर हो गया है। नेक्स्ट जो है हम इसके एक्सरसाइज पार्ट करेंगे बेटा, आप इसको दोबारा से रीड करना। टिल देन गुड बाय।